और जो खुशी हजरत बल में उस दिन देखी गई उसका बयान मैं नहीं कर सकता। अच्छा, टेररिस्टों के मरने के ऊपर there was a time when they used to be hero in the same place, ठीक है, and here is a time कि लोग खुशी मना रहे हैं कि ये बहुत खुशी मनाई। ये 1995 की बात है। जैसे कभी कुछ नारे आज़ादी के भी लग जाते थे बीच बीच में, तो फिर अगले दिन या उसके अगले दिन एक पुलिस वालों ने जुलूस निकाला इन यूनिफॉर्म, और ये वो बटमालू से होते हुए शालीबुग से होते हुए मुझे इत्ला मिली कि ये लोग यूएन तक जाएंगे। एक सब इंस्पेक्टर, तो मुझे नाम नहीं याद है, ही वाज द डिप्टी चीफ ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन आल्सो, दे वर आल्सो इन्वॉल्व्ड। ही वाज डिप्टी चीफ ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन जी। उन इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पे, उन मुलाजमत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोबडी वाज, नो, कोई, एक तरफ पुलिस वाले डिसमिस होते हैं, दूसरी तरफ ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है नोबडी इज टच। उनको 6-6 महीने जो वो पाकिस्तान जाके वापस आते हैं तनख्वाह लेते हैं। 94 में, और यहाँ पे एक्टिवेट हो गई खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, केजेड जम्मू में। हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद एक मेटाडोर में ब्लास्ट होता था। एक खबर चल रही थी कि 26 जनवरी को कुछ होना है, चलिए आप घर। कहने नहीं, जाके बोलो परेड मार्च करे। ब्लास्ट हो गए हैं, दो ब्लास्ट हो गए, कहा परेड को मार्च करो। बहरहाल गवर्नर है और अब आपने पुलिस स्ट्राइक का पूछा, मैं आपको एक तो आपने ये बताया कि फौज आई कार्ड फाड़ रही थी, कुछ और कर रही थी, कुछ और। यू आर ट्राइंग टू से दैट देयर वर ट्रिगर्स। There were plenty of triggers. Leadership was, क्या बोलूं, कमजोर थी। लीडरशिप कमजोर थी, सबको शक था, एक दूसरे पे शक था। यू आर नॉट सस्पेक्ट ऑफ ईच अदर कि कौन, who is the more within, इतना सस्पिशन था। The militants had established camps in schools, colleges, institutions, medical institutions, everywhere. Almost everywhere. Everywhere. मतलब आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या स्किम्स है या यूनिवर्सिटी है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब मिलिटेंट्स बैठे रहते थे सब जगह। तो बीएसएफ ने रेड किया ऑन सम इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग कॉलेज। उसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल लगता है ये मस्जिद के साथ, यहाँ पे हजरत बल के साथ, नाम ही निकल गया, हजरत बल के साथ लगता है। उन ज़माने में एक सराय होती थी धोबी मोहल्ला बिल्कुल साथ में, जो कि एक मंजिला, एक ग्राउंड फ्लोर थी, एक। तो जब मिलिटेंट्स को चेज किया उन्होंने, तो कुछ मिलिटेंट्स चले गए पहली फ्लोर पे और कुछ चले गए श्राइन के अंदर। ठीक। तो जब तक हमें खबर मिली, मिस्टर सकलानी वाज द एडवाइजर, डीडी सकलानी, हाँ, एंड आई वाज आईजी कश्मीर, और बीएसएफ के कुछ आईजी वाईजी आ गए सब। तो हम लोग गए वहाँ पे और हमने अपना कैंप नीचे इस्टेब्लिश कर दिया, धोबी मोहल्ले के नीचे फ्लोर पे। अब ऊपर मिलिटेंट हैं, नीचे हम हैं, और सामने भी मिलिटेंट हैं। आमना सामना नहीं हो रहा है। कभी कभी एक आध गोली वो मिलिटेंट फायर कर दें हवा में, हमको डराने के लिए। रात में, जब रात होने लगी, उससे पहले एक डिसीजन लिया गया कि वी शुड विड्रॉ और इनको जाने दें। तो हमने विड्रॉ किया, आर्मी भी थी वहाँ पे। अब पुलिस को शुबा थी कि एक लड़का जो वहाँ पे गिरफ्तार या पिकअप किया है आर्मी ने। उस ज़माने में गिरफ्तारी
थोड़ी दूर से होती थी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ के ले जाते थे। जब तक वो 4 घंटे 5 घंटे 2 दिन इंटरोगेशन करें, फिर जब पुलिस को हैंड ओवर करते थे तब गिरफ्तारी की नौबत आती थी। तो सुबह ये पुलिस वालों में हुई कि एक पुलिस वाला जो था, रजौरी से आर्म पुलिस में था, वो छुट्टी आया हुआ था और हजरत शाइन से उसको उठा के आर्मी ले गई, जो कि मैंने बाद में मुझे इंक्वायरी सुपुर्द की गई और मैंने पाया कि नहीं, हकीकत नहीं है वो। अगले दिन उसकी लाश कंट्रोल रूम में आ जाती है। कंट्रोल रूम लाश आ जाती है? लाश आ जाती है। उस सुबह गवर्नर साहब के साथ मैं गुरेज गया था, सुबह 8 बजे। गवर्नर सक्सेना? नहीं, गवर्नर वो जनरल थे, जनरल कृष्णा राव। जनरल कृष्णा राव। मैं गुरेज गया था। जब हम लोग करीब 11 बजे आए हैं वापस, तो मुझे हेलीपैड पे ही बताया गया कि पुलिस वालों ने काफ़ी हमला किया है एसएसपी श्रीनगर पे, राजेंद्र कुमार थे, के राजेंद्र उन पे और उनके सिक्योरिटी वालों ने भी फायर किया है। कोई मरा नहीं है, लेकिन हालात कशीदा हैं। हालात बहुत ही कशीदा थे और लाश पड़ी हुई है। तो मैं कंट्रोल रूम पहुंचा। फिर मैंने, अच्छा एसएस अली थे, अब नहीं रहे, आईजी आर्म्ड वो थे, वो भी कमरे से नहीं निकल रहे थे। वो भी कमरे में ही थे? वो भी कमरे में, वो अपने कमरे में बंद थे। तो मैं गया, मैंने पर्सनली लोगों से बहुत घंटा 2 घंटे 3 घंटे बातचीत की और मुश्किल से उस कांस्टेबल की लाश निकाली। चूंकि वो बारामूला का रहने वाला था, तो उसकी लाश घर भेजी गई। तो वो आपने निकाली? वो मैंने निकाली। अच्छा, बट वो डिसकंटेनमेंट थी फोर्स में। तो अब वो डिसकंटेंट, फिर डीजी भी आके बैठ गए, अगले दिन भी डीजी आके कंट्रोल रूम में बैठ गए, सभी अफसर आके बैठ जाते थे। तो बाहर माहौल कैसा था? नारेबाजी हो रही थी, हंगामा? नारेबाजी होती थी और जैसे कभी कुछ नारे आज़ादी के भी लग जाते थे बीच बीच में। तो फिर अगले दिन या उसके अगले दिन एक पुलिस वालों ने जुलूस निकाला इन यूनिफॉर्म, और ये वो बटमालू से होते हुए, शालीबुग से होते हुए, मुझे इत्ला मिली कि ये लोग यूएन तक जाएंगे। जो मेरे एग्जीक्यूटिव के अफसर थे, मैंने कहा कि कुछ करो, इनको यूएन तो नहीं जाने देंगे हम, कुछ हरकत की जाए। की हमने हरकत ऐसी की जिसको इनको दहशत हुई कि शायद मिलिटेंट ही इनको अटैक कर देंगे। तो ये वापस कंट्रोल रूम आ गए, यूएन नहीं गए, कंट्रोल रूम वापस आ गए। कंट्रोल रूम आ गए और इन्होंने डीजी की गाड़ी पलट दी, एम्बेसडर बीपी गाड़ी थी, और भी बहुत कुछ किया। तो 1-2 दिन बीते, फिर इन्होंने जुलूस निकाला और अब की सीधा बटमालू से निकाला और यूएन ऑफिस जा रहे थे। तो सब्रवाल साहब को मुझे कहा गया कि कोशिश करो इनको रोकने की। घुस तो गए उस समय बातचीत, अब माहौल ऐसा था कि रोक तो सकते नहीं थे, तो ये पहुंच गए यूएन ऑफिस। खैर, लेकिन इसको आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, म्यूटनी। म्यूटनी नहीं थी, दिस वॉज एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, डिसग्रंटलमेंट अगेंस्ट द ऑफिसर्स, एंड कि हमारी स्थिति समझो। और क्या ये भी मानेंगे? अच्छा, और कश्मीर का कोई और जिला नहीं इफेक्टेड था, सिर्फ श्रीनगर था। श्रीनगर आर्म्ड पुलिस और जो इनके गार्ड्स वार्ड जो बाहर भी पोस्टेड थे, वो भी नहीं आए। वो भी नहीं आए। सिर्फ जो लोग तैनात थे, जो अवेलेबल थे कंट्रोल रूम एरिया में
यहाँ थोड़े और ज्वाइन किए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स जो बटमालू में थी, दैट दोज वर इफेक्टेड। मैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में गया हूँ, अंदर कोशिश की अंदर जाने की, तो उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे, आपके साथ बीएसएफ। मैंने कहा मुझे बीएसएफ नहीं चाहिए, बाहर रोक दिया मैंने कहा मैं बिना हथियार के हूँ, मेरा पीएसओ भी नहीं आएगा, मैं आपके लिए हूँ आईजी कश्मीर, आप ही का आईजी हूँ, आपसे बातचीत करनी है। मैंने करीब 2 घंटे बात की हमने डिस्ट्रिक्ट लाइन्स में, समझाया उनको और कहा कि ये छोड़ दो, रास्ता छोड़ो, हम लोग करेंगे जो भी करना है। बहरहाल स्थिति नहीं संभली और फिर जुलूस, फिर गवर्नर के पास मीटिंग हुई तो ये तय किया गया कि जो 2 आर्म्ड बटालियन की कोथ बटमालू में है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स की कोथ वहाँ पे बटमालू में है, उनको रात में आर्मी ने टेक ओवर किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 2:30-3 बजे थे। एंड आई गाइडेड देम कि कोथ कहाँ है, क्या है, सबको बताया गया। एंड दे वर, एंड वर्चुअली कोथ टेक ओवर हो गई, डिसआर्म हो गई JNK पुलिस, ओनली दिस मच, बाकी कहीं नहीं, कहीं नहीं ना। जब तो इनमें से बाद में आपने आइडेंटिफाई किए कौन लोग थे? बताता हूँ। फिर सवाल आया कि इनमें से लीडर कौन थे। 2 दिन बाद मैंने काफ़ी तादाद में इनको जमा किया। ये जो आपका होटल है ललित होटल बंद था, वहाँ पे मैंने जमा किया। 122 लड़के मैंने आइडेंटिफाई किए और इनकी फरिश्त दी गई CID में, भेज दी गई, उनको डिसमिस कर दिया गया। 122 people. 122, they were all dismissed from service। इसके अलावा जब कोई कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या ASI, एक सब इंस्पेक्टर तो मुझे नाम नहीं याद है, ही वॉज द डिप्टी चीफ ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन ऑल्सो, दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व। He was deputy chief of Hizbul Mujahideen. जी, दाढ़ी रखी हुई थी, पुलिस हेडक्वार्टर में काम करता था, नाम नहीं याद है, पता कर लीजिएगा आप। तो इन सबको डिसमिस किया। हम तो, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप इनको डिसमिस भी कर रहे हैं, उसी समुदाय से ही आते हैं जिस समुदाय ने बंदूक उठाई है, जिस समुदाय में बहुत बड़ी तादाद में आज़ादी का फरवर है, ये सब कुछ है। और जैसे कि मुझे ये भी पता है कि सरकारी मुलाजिम इन्वॉल्व हो गए थे, हर तबका लगभग जो है वो इस आज़ादी के फरवर में सोते हुए, यूँ लग रहा था बस कल सुबह आज़ादी होने वाली है। तो आपसे सूरी साहब जानना चाहूँगा ये फिर आपने ये कैसे मुमकिन किया कि वही फोर्स जिसके 124 लड़के आपको क्या कहते हैं डिसमिस करने पड़े सर्विस से, वही फोर्स इट बिकेम दी फोर्स व्हिच स्टार्टेड टेकिंग ऑन टेररिज्म लाइक एनीथिंग एंड इट इज राइट नाउ द लीडिंग फोर्स। मैं बताता हूँ ना, इसके साथ साथ ये भी बताना अहम है, जैसे आपने सही कहा कि इट वाज नॉट ओनली द पुलिस, इट वाज एवरी डिपार्टमेंट वाज इन्फेस्टेड एंड इन्फेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली मैं DIG CID था तो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स तो मैं ही भेजता था। उन इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पे, उन मुलाजमत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। Nobody was। कोई, एक तरफ पुलिस वाले डिसमिस होते हैं, दूसरी तरफ ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है nobody is touched। उनको 6-6 महीने जो वो पाकिस्तान जाके वापस आते हैं तनख्वाह लेते हैं, और उस जमाने में तनख्वाह भी बैंक में नहीं जाती थी, पर्सनली कलेक्ट होती थी। बिल्कुल। तो वो पूरी तनख्वाह लेते हैं और फिर मुलाजमत करते हैं, और तो वो रिटायर भी कर गए होंगे। और आप रिपोर्ट्स भेज रहे थे कि ये गद्दार हैं, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन नहीं होती थी कोई। तो अगर ये कोई कहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एक और है बड़ी अहम बात बताऊं मैं कि सिविल डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा था, कोई भी डिपार्टमेंट काम कोई नहीं। चुनिंदा लोग थे, अफसर थे। अब एक डिपार्टमेंट काम करता है कितने लोगों पे? अगर 1000 लोगों पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर 100 काम कर रहे हैं तो काम नहीं ना हो रहा। बिल्कुल।
स्कूल जलाए जा रहे हैं, ब्रिजेस जलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाई जा रही हैं। बस जलाने की रिपोर्ट आती थी, मरम्मत की तो कभी आती नहीं थी। तो इसको रिवाइव करना एक ड्यू प्रोसेस था। मैं आपको And it was a challenging task. इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। And you had to trust the people you had to build trust in them. And मुझे एक दिन मैं और मुझे लगता है ये डबल साइडेड था कि आपको उनमें विश्वास पैदा करना था और उनको आप में विश्वास पैदा करना था। मैं एक दिन बैठा था अपने आईजी ऑफिस में, जब हमारा आईजी ऑफिस जहाँ डीआईजी कश्मीर शायद अभी भी बैठता हूँ, उस तरफ फर्स्ट फ्लोर पे आईजी कश्मीर बैठता था। एक दिन ग्रेनेड फेंका गया विच लैंडेड इन द पार्क सेंट्रल, और फटा, 2-4 लड़के जख्मी हुए। मुझे नाम नहीं लूँगा, कुछ सीनियर अफसर ने कहा आप क्यों बैठते हो वहाँ पे, क्यों जाते हो, घर से काम करो। मैंने कहा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो SHO क्या जाएगा, वो भी घर से काम करेगा, वो भी घर से काम करेगा, SP क्या जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मुझे तो दफ्तर जाना है, बैठना है और काम करना है, और लोगों को मुलाकात भी देनी है। लोगों से प्राइवेट लोग आते हैं, मिलेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, हजरत बल फर्स्ट एपिसोड हो गया, DG साहब बदल गए, DG मिस्टर बेदी थे, वो बदल गया, और मिस्टर सबरवाल दस्तखत करके फिर हम लोग एडवाइज़र के पास गए थे, मीटिंग की। शाम के तकरीबन 7 बजे होंगे तो मैं घर पहुंचा। तो एक, फिर नाम नहीं लूँगा, एक सोर्स था मेरा, वो आया कि साहब मिलिटेंट श्राइन, हजबल श्राइन में घुस गए हैं और उन्होंने पुलिस को डिसआर्म कर दिया। वहां पर जाकर अंदर जो गार्ड लगी है उसको डिसआर्म कर दिया। सेंक्टम सेक्टोरम में, जहाँ ये हजरत का बाल रखा हुआ बिल्कुल मुबारक रखा हुआ है, मोइन मुक़द्दस से, वहाँ पे गार्ड डिसआर्म कर दी गई है। अभी मैंने वर्दी भी नहीं उतारी थी, बाहर खड़े खड़े ये खबर मिली तो मैंने एडवाइज़र को बताया, DG को बताया। तो एडवाइज़र साहब ने शायद गवर्नर साहब से बात की, एकदम नाकाबंदी कर दी गई हजरत श्राइन की। 40 दिन लगे वो खत्म करने में। एक समझौता हुआ, उनको छोड़ दिया गया, उसमें एक पाकिस्तानी भी था, उसको भी वापस भेज दिया गया, वाया आरसपुरा भेजा। खैर समझौता हो गया। दिस इज दी सेकंड हजरत श्राइन। फिर मैं IG जम्मू पोस्ट हो गया 94 में, और यहाँ पे एक्टिवेट हो गई खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स KZ जम्मू में। हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद एक मेटाडोर में ब्लास्ट होता था, 8-10 5-6 लोग मर जा गए थे, बड़ी मुश्किल हो गई। खैर नाके लगाने शुरू किए, देखना शुरू किया। साइड बाय साइड मिलिटेंसी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। जो कश्मीर से पहले सिर्फ कश्मीरी आते थे, अब इनमें फॉरेन एलिमेंट आना शुरू हो गया, पाकिस्तानी और POK एंड पाकिस्तानी, ठीक, ये आने शुरू हो गया। अब जम्मू आया तो जम्मू में रजौरी पुंछ खुल गया, जम्मू कठुआ खुल गया, और उधर से पंजाब ने हमला शुरू कर दिया हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर तो कहर बसरा, और हालात देखे क्या। बट सबसे अहम वाक़या जो हुआ है वो 26 जनवरी 1995 में हुआ, 1995। अहम खबर, एक खबर चल रही थी कि 26 जनवरी को कुछ होना है, जम्मू में होना है। IB से पूछो, सर कुछ बड़ा वाक़यात होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। मुझे भी पता है, IB को भी पता है, रॉ को भी पता है, सबको पता है। हमने स्टेडियम जो हम 24 घंटे पहले लेते थे, हमने
10 दिन पहले उसका चार्ज ली स्टेडियम का। स्टेडियम, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिए। परेड का टाइम मुकर्रर होता है, 10 बजे गवर्नर साहब आए, मैं जनरल के वी कृष्णा राव। के वी कृष्णा राव आए और स्टेडियम पे सल्यूट लिया। सल्यूट लेते ही वो एक चक्कर मार के आए, परेड पे इंस्पेक्शन किया, और अभी डायस पे खड़े हुए थे कि स्टेडियम के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ और एक लाश मैंने देखी ऐसे रोल करते हुए ऊपर गई और वो जम्मू क्लब पे गिरी। बाद में पता लगा कि वो एक होमगार्ड का सिपाही था। अच्छा, जो शहीद हो गया वहाँ। जो शहीद हो गया। घबराहट हुई। बहरहाल करीब 7-8 मिनट गवर्नर की स्पीच चल रही थी, तो डायस के पीछे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का वो पूरा बैटरीज और सारा तामझाम होता, तामझाम रखा हुआ था। उसके नीचे से ब्लास्ट हुआ। मेरी मिसेस भी बैठी थी स्टेडियम में, वीआईपी इंक्लोजर में। वो बैटरी के एसिड सब जगह उड़ी। इन लेडीज के किसी के शॉल जले, किसी की साड़ी जली, किसी की बाल जले। बहरहाल 7-8 लोग वहाँ पे मरे, जो मेन स्पॉट था। गवर्नर साहब ने फिर शुरू हो गए स्पीच में। मैंने कहा सर आपकी स्पीच खत्म हो गई है, सुनाई नहीं दे रहा, चलिए आप घर। कहने नहीं, जाके बोलो परेड मार्च करे। ब्लास्ट हो गए हैं, 2 ब्लास्ट हो गए, कहा परेड को मार्च करो। हमने कहा सर क्यों मुसीबत, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ कितने और हैं, कहाँ हैं कुछ। बहरहाल गवर्नर हैं, उन्होंने कहा तो मैं डायस के नीचे से उतरा और चला गया। कर्नल साहब को कहा कि मार्च करो। जैसे उन्होंने बोला है मार्च करके आ रहे हैं, दाहिने और तीसरा ब्लास्ट हुआ। तीसरा ब्लास्ट कहाँ हुआ? तीसरा ब्लास्ट जो डायस था, अब मैं क्योंकि डायस से उतर गया था तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हो गया था नीचे। फॉर्चुनेटली फॉर मी द ब्लास्ट टुक प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड, जस्ट blowing off nearly 1 feet or 1.5 feet of concrete, which flew outside the stadium. आप सोचो कितना चार्ज होगा। That concrete flew outside। उस समय फिर हमने खैर और भी सीनियर अफसर आ गए तो गवर्नर साहब को गाड़ी में बिठाया, भेज दिया राजभवन। फिर सुपरवाइज किया कि सब सिक्योरिटी फोर्सेस जाएं, बच्चे हज़ारों की तादाद में आते हैं, सबको घर बार भेजा गया, स्कूलों में भेजा गया। खैर वहाँ से डिस्पर्सल हुआ। तहकीकात की गई। जब इनिशियली हमने शुरू की तहकीकात, फिर सीबीआई को भी केस हैंड ओवर कर दिया गया। उस तहकीकात में उस ज़माने में हमें बहुत से डिवाइसेस मिलते थे रेलवे ट्रैक्स में और रजौरी पुंछ में कहीं कहीं मिले थे, जिनको हमने सोचा कि ये डिवाइसेस हैं, ये एक्सप्लोड नहीं की हैं, चलो ख़त्म हो गई, क्योंकि पेट्रोलिंग बहुत होती थी रेलवे लाइन पे, नहीं एक्सप्लोजन हुए, चले। तो हमने कहा यार ये देखें कि ये डिवाइस है क्या। तो हमने फॉरेंसिक साइंस पे भेजी गई, 2 डिवाइसेस भेजी। तो उन्होंने कहा दीज आर प्रोग्राम टाइम डिवाइसेस। प्रोग्राम टाइम डिवाइसेस which can be programmed for 365 days, and they can be placed and on a specific time they will ignite। तो ये इन्होंने कब लगाए हुए थे? अब आता हूँ। हाँ। तो नाके वाके बहुत लगाए हुए थे हमने,
बहुत कोशिश हो रही थी कि कहीं ना कहीं से कुछ सुराग में नहीं मिल रही थी। एक दिन एक लड़का गिरफ्तार हो जाता है सांबा से, बस पे जा रहा था, वो वापस पाकिस्तान जा रहा था, इरफान। शाबाशी पुलिस की सिपाही ने उसको उतारा, पूछा कौन हो, क्या है, कहाँ से चढ़े, कब चढ़े। जब देखा कि वो डामाडोल हो रहा है, कुछ सही जवाब नहीं दे रहा, तो उसको वो थाने में ले गए। उसकी इंटेरोगेशन पे हमें ये पता लगा कि उसने ये डिवाइस करीब 45 दिन पहले लगाई नहीं थी। और आप डिटेक्ट भी नहीं कर 26 पाए, यू कुड नॉट इवन डिटेक्ट। नहीं, वो दे वर प्लांटेड एटलीस्ट 2 feet बिलो द सरफेस, 2 फीट नीचे। 2 feet नीचे, और नहीं डिटेक्ट होंगी, जैसे तैसे नहीं डिटेक्ट होंगी हमसे। और जब ये गिरफ्तार हुआ, इसने हमें AK-47 भी रिकवर करवाई और एक प्रोग्राम टाइम डिवाइसेस। सो दिस बॉय वाज एप्रीहेंडेड एंड बट देन अनफॉर्चुनेटली इन 98 ही एस्केप्ड। He escaped in 1998 कोट बलवाल से। कोट बलवाल से भाग गया और पाकिस्तान चला गया। How should we not suspect that there was a well-built network which was working and operating? I can't say because in 98 I was not in the police department, I was in the transport department. So बट ये जो साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये जितना हम इस टेररिज्म को और टेरर नेटवर्क को सीधा समझते हैं, इतना सीधा नहीं, बड़ा डीप है ये तो बहुत डीप है। ये इसको कौन कहता है? और आपको ये नहीं पता कि आप सिस्टम में कौन आदमी है जो उनका आदमी है। अभी एक और किस्सा सुनाऊंगा। जब बिट्टा कराटे को जब अरेस्ट किया गया और जब उसको इंटरोगेशन की गई, तो उसने कहा, उससे पूछा गया तो कहता मोटिवेशन है, जिसको कहेंगे मार दूंगा मैं, इस हद तक कि मैं माँ को भी मार दूंगा पुलिस, अगर मुझे ये हिदायत मिले कि माँ को मारना है, मैं माँ को मार दूंगा। एक लड़का पकड़ा गया इंटरोगेशन में, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। सिफारिश भी बहुत आ रही थी कि छोड़ दो, है ही नहीं, कुछ नहीं, मतलब सिफारिशें भी उसके लिए आ रही थी, आ रही थी। खैर काफी दिन रखा, जब कुछ नहीं निकला तो छोड़ भी दिया गया। 15 दिन बाद फिर वो गिरफ्तार हुआ और उससे 7 AK-47 रिकवर हुए। तो ये सिफारिश जो कर रहे थे, ये कौन कर रहे थे सूरी साहब? छोड़ दीजिए, अब आती हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट तो कोई नहीं करेगा सिफारिश, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का। लेकिन सूरी साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक फोर्स जिसमें क्या कहते हैं, जिस फोर्स ने प्रोटेस्ट किया हो, धरना लगाया हो, सब कुछ किया हो, उसको रीबिल्ड करना, दोबारा से खड़ा करना। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। हज़रतबल सेकंड तो हो गया। अब कुछ JKLF के लड़के बुनियादी तौर पे वो वर्किंग फॉर वन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज और दे वर हाउस्ड इन हज़रतबल श्राइन, जो नीचे हिस्सा है, जो मेन हज़रतबल की तरफ जाता है। ठीक। एक दिन यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में मैंने बोला भी कि साहब ये इनकी यहाँ पे रिहाइश ठीक नहीं है, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है इनसे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कहा आवाम बहुत परेशान है इनसे, और किसी की लड़की उठा लाते हैं, किसी की कार ले जाते हैं, किसी का स्कूटर ले जाते हैं। एजेंसी को हिदायत दी जाए कि ये इनको हटाएं यहाँ से। बहरहाल चली गई बात, आई गई, ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल है 48 या 72 घंटे हुए होंगे फ्रॉम दिस यूनिफाइड कमांड मीटिंग that these boys led by Shabir Siddiqui entered the shrine, and again the police was deprived of the weapons and they made अरे they would do it so easily, हथियार ले लिया और बैठ गए अंदर।
अरे एक संतरी तो है ना, 2 संतरी हैं बस और कुछ नहीं है, और इनके पास AK-47 आई, गए और ले लिया। गए और ले ली। और बाकी लड़के तो अपनी बैरक में हैं। संतरी तो 2 ही है ना, बिल्कुल। उससे ज्यादा तो नहीं है। पुलों पे इतनी बारी हमारे डिसाम कर दिए गए। खैर घुस गए। दिस टाइम आई वॉज एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर एंड SOG had become operative. 94 में SOG सब्रवाल साहब ने ऑपरेटिव की थी, कर दी थी। and it was working very well. It used to work in liaison with CR. It had the same young people from Kashmir Valley who They was- had Farooq Khan was the first, then ably assisted by Manohar Singh, Jagjit Singh, and other senior officers, DYSPs induct किए, but चुनिंदा लड़के आर्म्ड फोर्सेस से JKP से निकाले गए और इनको स्पेशल खड़ा ऑपरेशन किया ग्रुप गया। बना गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पहले श्रीनगर में बना, फिर साइमल्टेनियसली बारामूला में बना, फिर अनंतनाग में बना, और इनको अब तारीख तो मुझे नहीं याद है, लेकिन इन लड़कों के साथ बहुत नेगोशिएशंस करने के बाद मैंने कहा कि आप लोग ये इलाका छोड़ दो, हजरत बल से शाइन से निकलो, तुम्हें मैं यहाँ पे एक बगल में मकान है वहाँ पे, उसके बाद बातचीत करेंगे। और फिर औकाफ वालों को मैं उसी दिन रात में लाया, रात थी, हाँ शाम हो गई थी, शाम में लाया, पूरा मैंने दिखाया कि मोह मुकद्दस निकाला गया, देखा हिफाजत से है, बहुत अच्छी हिफाजत की हुई है। बहरहाल इन लड़कों को हाउस कर दिया गया। इनसे मैंने, शबीर सिद्दीकी से मैंने रात में सुबह बहुत बारी बातें की और इसको कहा कि तुम लोगों को मैं जाने दूंगा, 2 शर्तें हैं। एक तो JN के पुलिस के जो तुमने हथियार लिए हैं वो वापस कर दो सर। वो वापस कर दो, और जो तुम्हारे पास हथियार हैं वो भी मुझे दे दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम जाओ। हर बारी आता था, कहता था मैं जाके बात करूंगा अपने साथियों के साथ। बहरहाल कोई नतीजा नहीं मिला। तीसरे चौथे दिन जब हमारी फोर्स, इन्होंने कोशिश की एस्केप करने की, गोली चलाई तो गोली रिटेलिएट हुई और उस बिल्डिंग में लग गई आग। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। 33 लोग मरे। और जो खुशी हजरत बल में उस दिन देखी गई उसका बयान मैं नहीं कर सकता। अच्छा, टेररिस्टों के मरने के ऊपर there was a time when they used to be hero in the same place, ठीक है, and here is a time कि लोग खुशी मना रहे हैं कि ये बहुत खुशी मनाई। ये 1995 की बात है। 1995 वो दिन, और पुलिस का पलटना था, बिल्कुल पलट गई पुलिस। BSF, CRP, आर्मी को ये रियलाइजेशन हुआ कि JN के पुलिस कैन डू wonders. This turned the tables, and thereafter there was no looking back. And फिर सब्रवाल साहब रहे, SOGs became more powerful and more operative. 97 में I was posted out as transport commissioner. फिर 2000 में मैं वापस आया। You became the DGP. I became DGP in November 2000. हालात क्या थे तब जब आप DGP बने? Things were much better. Elections हो चुके थे, फारूक साहब की सरकार थी।
Things were very much under control, but a lot needed to be done to motivate the police. और पुलिस काफ़ी हद तक पैरों पे खड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत सी खामियां भी थी। तो मैंने जब टेक ओवर करने के बाद इन एसएचजी ग्रुप्स वालों को बुलाया, मैंने कहा ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। आप जो मुलव्वस है उसको छोड़ो नहीं, जो नहीं मुलव्वस है उसको छेड़ो नहीं, उसको छेड़ो नहीं, और अगर छेड़ दिया तो उसको जाने दो। ये मेरा आदेश है आप लोगों को। और काफ़ी तब्दीलियां भी मैंने की एसएचजी ग्रुप्स में, और ताकि एक पब्लिक को भी इमेज जाए कि, और इनको भी पता लगे कि दे वर नॉट इंडिस्पेंसिबल। ये भी you ensure that they should be under check all the time. all the time। ये नहीं है कि कहीं से। सूरी साहब, क्या ही मानेंगे कि जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, इसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी और कोने में मिलती है कि आप ही के परिवार से, आप ही के घर से आतंकवादी भी? ना किसी फौज की, ना किसी पुलिस की, ना किसी सिक्योरिटी फोर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक अनोखा अजूबा है। इवन पंजाब पुलिस ने ये इतना बड़ा अजूबा नहीं किया है। हमने जो हथियार रिकवर किए हैं, कम से कम एक ब्रिगेड को वेपन पूरी आर्म कर सकते हैं। एक अहम सवाल है, वो ये कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस में कुछ लोग जो आतंकवाद में लिप्त मिले, क्या उनमें से कोई आदमी किसी ऑफिसर की शहादत में मुलविस था, किसी ऑफिसर की रेकी में मुलविस था? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली? कोई नहीं, सिर्फ एक वाक़या था, वो डीजी के कमरे में जो ब्लास्ट हुआ, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने टुक ओवर एज डीजी जम्मू में टेक ओवर किया, मैंने एडिशनल डीजी को बुलाया। दी हाउस वाज प्रोटेक्टेड बाय सीआरपी। मैंने कहा बिफोर आई मूव इनटू द हाउस माय फोर्स शुड टेक ओवर द गार्ड एंड जेकेपी की गार्ड लगनी चाहिए। उन्होंने कहा सर। मैंने कहा सर नहीं होता है, दे विल प्रोटेक्ट मी। अगले दिन सुबह जब मैं गाड़ी में बैठा तो इंस्पेक्टर था, उसने कहा सर सीआरपी नहीं है। मैंने कहा आप किस लिए हैं? सर आपके लिए जान हाजिर है। मैंने कहा इससे मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो आई वॉज प्रोटेक्टेड बाय माई ऑफिसर्स एंड दे इवन टिल टुडे, आज 15 साल हो गए मुझे रिटायर किए हुए जी, मुझे उनसे वही प्यार मिलता है, वही इज्जत मिलती है, और वो टेलीफोन पे वक्तन मुझे याद करते रहते हैं। दिस वुड हैव बीन अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर के एक ये है, बाकी बहुत हैं। फिर एक दिन मेरा एक अहम मकसद था कि जब भी मैं किसी ज़िले में टूर करता था, मैं दरबार लगाता था। करीब जितने लड़के होते थे उनसे बातचीत करता था कि क्या बात है सर, मैंने 4 मिलिटेंट मारे, सर मैंने एसपीओज हो गए थे, तब तक एसपीओज भर्ती हो गए थे, विलेज डिफेंस कमेटीज आ चुकी थी, सिपाही थे। मैं मौके पे एसपी से कहता था मुझे सही रिपोर्ट बताओ, किसने कितना काम किया है। Before I take the chopper and get back, I must have the list ready. किसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देनी है, किसको कैश रिवॉर्ड देना है, किसको क्या, लिस्ट तैयार होती थी। वहीं पे उसी दरबार में मैं अनाउंस करता था फलाने एसपीओज भर्ती हो गए, रेगुलराइज हो गए, फलाने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा गए, फलानों को इतना कैश अवार्ड मिला। तो ये कितना मोटिवेट करता होगा जवान को। और ये आदेश
ये नहीं थे कि उस समय अनाउंस हो गए, 24 घंटे के अंदर इन राइटिंग दे वर अवेलेबल विद इन DSP. Before I reached my headquarters, a message had been sent to my AIG, Javed Gilani. आप उनसे बात He used to be your AIG. He used to be. उनको फ़ोन करता था, बेटा ये ऑर्डर्स जब तक मैं दफ्तर पहुंचूं मुझे इशू करने हैं. अगर फर्दर and this came out of what? वो भी अहम बात बताऊं मैं. एक बारी मैं शुरू में टेक ओवर करके मैं DIG डोडा के पास गया. रामबन में DIG का ऑफिस था. तो बातों में उसने बात की, सर क्या है, रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं, साल बाद रिवॉर्ड मिलता है, पनिशमेंट होती है, फट से पनिशमेंट आ जाती है, किसी को डिसमिस कर देते हो, किसी की इंक्रीमेंट बंद हो जाती है. मैंने कहा आइंदा ये नहीं होगा. एंड आई इंश्योर्ड. और एक वक्त आया कि जब मैं पैसा लेके जेब में जाता था और there was hardly an incident which I did not cover immediately after its event, and I used to ensure that the reward was given on spot. On spot. कोई गफलत नहीं होनी चाहिए इसमें. कोई ये नहीं हो कि ये मेरा आदमी रह गया, तेरा आदमी आ गया. ऑन स्पॉट जो भी होगा. एंड this motivated the force so much. Then one day Dr. Bhan came to me. Dr. Ashok Bhan. He said कि सर आर्मी को, he was posted as director PTC. उन्होंने कहा सर आर्मी को यूनिट में कलर्स दिए जाते हैं. Don't you think it is time that the J&K police should get colors? I said a brilliant idea. मैंने बुलाया फारूक अहमद को. ही वॉज आर्म पुलिस में था शायद. मैंने कहा बनाओ, हिस्ट्री बनाओ J&K पुलिस की जब से पैदा हुई है, और कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने मर गए, कितने क्या हुआ, क्या काम किया. और पुलिस को कलर्स मिले. और पुलिस का गाना बनाया गया. आपने पता नहीं गाना सुना है कि नहीं सुना है. वो गाना सुने. उसके पहले मैंने कुछ बोला हुआ है, वो मैं आपको भेज दूंगा. आप सुनिए तो आपके रोंगटे खड़े होंगे. तो दिस इज हाउ आई मोटिवेटेड द फोर्स. अच्छा, अंत में अब आपसे जानना चाहूँगा, लंबा इंटरव्यू होगा, लोगों ने सुनना भी है. सूरी साहब, आखिर में मुझे ये चीज़ बताइएगा, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की एक नई शक्ल, नई सूरत देखने को मिल रही है. आज वादी में एक हकीकत तो है ये कि पत्थरबाजी अब बिल्कुल नहीं होती. डाउनटाउन के इलाके में, नौहट्टा में, जामे मस्जिद के इलाके में अब वो मंजर देखने को नहीं मिलते जो कभी देखने को मिलते थे. मैसूमा भी खामोश. हालांकि आतंकवादी गतिविधियाँ, ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं. लेकिन कुल मिलाकर आप 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एज अ पुलिस ऑफिसर कैसा देखते हैं? और जो 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ इकदाम उठाए गए थे, कर्फ्यू एक लंबे वक्त तक लगा रहा और गिरफ्तारियां हुई और बहुत कुछ हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो कहना है, इट इज़ द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट. मैंने तो इस हद तक कहा था जब बॉम्बे में हादसा हुआ था, तो मैं सेंटर में पोस्ट था. मैंने कहा क्यों नहीं J&K पुलिस को भेजते बॉम्बे, NSG क्या करेगी, हम करेंगे. जब असेंबली अटैक हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर में, व्हेन आई वाज DG, मुझे काफ़ी कहा गया कि NSG को आने दीजिए. मैंने कहा नहीं, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, एंड आई हैंडल्ड इट. यू हैंडल्ड इट. आई हैंडल्ड इट. And my boys handled it. Jammu Kashmir Police handled it. Jammu Kashmir Police handled it. Jammu Kashmir Police is today capable of doing anything under the sun. And targeted information है, targeted attacks हैं, targeted picking है, और इससे बेहतर फोर्स आपको नहीं मिल सकती. So you are contented after 5 August 2019 जो इस वक्त हालात हैं जम्मू कश्मीर? बिल्कुल. और
थोड़ा बहुत डिस्कंटेंट तो चलता रहता है, घर घर में डिस्कंटेंट रहता है। तो आने वाले कल को कैसा देखते हैं? आने वाला कल भी ऐसे ही चलेगा, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। मैंने शुरू से ही कहा कि कश्मीर में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिस्कंटेंट, दैट एलिमेंट ऑफ डिस्कंटेंट इज देयर इवन टुडे, एंड होपफुली things should go for the better. That is all that. And my only one message to the J&K police is be accessible, be transparent, do good for the people. थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस AK सूरी। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाथा आपने सुनी, आपने सुना जम्मू कश्मीर पुलिस ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, और उन उतार चढ़ावों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि हमारे देश की बेहतरीन फोर्स है। बहुत बड़ी मिसाल पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस AK सूरी ने दी। उन्होंने कहा कि जिस समय बॉम्बे में अटैक हुआ, मैंने उस समय कहा कि जहां आप NSG की बात कर रहे हैं वहां पर आप जम्मू कश्मीर पुलिस का एक दस्ता मंगवाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस कैपेबल है, काबिल है इस तरह के आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए। और फिर मिसाल ये भी दी कि जब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर आतंकी हमला हुआ, मुझे कहा गया कि आप NSG कमांडोज मंगवाइए, आप फलां फोर्स मंगवाइए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, यही जवान वो करेंगे जो NSC या बाकी टीमें कर सकती। इसका कतई भी ये मतलब नहीं कि बाकी फोर्सेस अच्छी नहीं, बाकी फोर्सेस बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन एक छोटे से पहले राज्य था, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने जिस तरीके से आतंकवाद से लोहा लिया है, उसकी मिसाल से खुद सूरी साहब ने कहा दुनिया में कहीं नहीं मिलती।